दोस्तों, करंट अफेयर्स फॉर पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग परीक्षा मंथन लक्ष्य 2 पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 37 से लेकर पेज नंबर 41 तक आज हम पढ़ेंगे। ये आप जो अभी इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 37 है। बाकी जो भी यूपी पीसीएस के लिए जितना भी करंट अफेयर्स ज़रूरी है और इस समय इंडिया की जो बेस्ट जितनी भी कोचिंग्स हैं, जैसे विज़न हो गया या आईएएस बाबा हो गया या और भी कोई जो मुझे लगेगा कि यूपी पीसीएस के लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके करंट अफेयर्स हम इस चैनल पे आपको देंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जो करंट अफेयर्स आपको दिया जा रहा है दोस्तों, मान के चलिएगा कि ये बेस्ट करंट अफेयर्स है, लगभग सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। और आपके लिए भी दोस्तों ये है कि दो चीज़ें हैं, बल्कि पहले कि ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है। जो ये आज मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका तो आप एक किताब परचेज ही कर लो आप, ठीक है। लक्ष्य 2 किताब आती है, आपके घर के आसपास कोई बुक शॉप है वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। नहीं मिल है तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया आप वहाँ से लिंक करके अमेजन से खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं दोस्तों, उनके लिए भी मेरा कहना है कि देखिए हर चीज़ आपको इंग्लिश में अवेलेबल नहीं होगी, और जो हिंदी वाले उनके लिए भी यही कह रहा हूँ कि हर चीज़ आपको हिंदी में अवेलेबल नहीं होगी। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो भैया आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को राजी नहीं है तो कोई आपकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। बहुत लोग एग्ज़ाम देते हैं, बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, तो चाहे हिंदी में आए चाहे इंग्लिश में आए, अगर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है चीज़ तो आपको पढ़िए उसे। आप जरूरी नहीं है कि आप इस चीज़ का वेट करते रहो कि यार मुझे हिंदी में मिल जाए, मुझे इंग्लिश में मिल जाए। देखिए वो सब जमाने लग गए हैं, सिलेक्शन पाना है तो हर चीज़ पढ़िए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संगठन यानी कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अलायंस एक बनाया है, जो अमेरिका ने बनाया है, यूएसए ने इसको बनाया है। और लगभग में 27 कंट्रीज़ जो हैं वो मिल के काम करेंगे। काम क्या करेंगे इसके अंदर? इसमें दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा में जितने भी फ्रीडम्स हैं, रिलीजियस फ्रीडम हैं, उनकी रक्षा करना, उनको संरक्षण देना, ठीक है, और एक सबके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना। ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही मतलब मुझे तो हमेशा बहुत ही अजीब लगता है कि जहाँ पर इतने ज़्यादा, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखते हैं, धार्मिक मैटर को लेकर इतनी ज़्यादा राजनीति होती है, वहाँ पर अमेरिका ने एक धार्मिक अलायंस तैयार किया है और 27 कंट्रीज मिलकर बोलते हैं कि हम लोग सबकी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे और उनको संरक्षण देंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। चलिए खैर, दूसरा नीदरलैंड की डिजिटल पहचान योजना। देखिए नीदरलैंड जो है, जिसको हम हॉलैंड भी कहते हैं, नीदरलैंड्स कहते हैं, हॉलैंड है, यूरोप का कंट्री है, जिसने जो सरकारी लाभ होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड केस हो जाते हैं। अच्छा, नीदरलैंड में भी फ्रॉड केस होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सरकारी योजना में कोई सरकार कोई आपको बेनिफिट दे रही है तो उसमें लोग क्या करते हैं, बार बार लेने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीज़ को रोकने के लिए वहाँ पर एक डिजिटल पहचान पत्र, एक डिजिटल पहचान योजना बनाई जा रही है, जिसको सिस्टम रिस्क इंडिकेटर यानी SYRI कहा जाता है, ठीक है। और ये जो डेटा है वो हमारे जो टैक्स डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हो जाएगा, या भूमि रजिस्ट्री है वहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा, रोजगार रिकॉर्ड है वहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये एक डिजिटल पहचान योजना सबसे पहले कौन इस्तेमाल कर रहा है? वो कर रहा है नीदरलैंड, की जो फ्रॉड होता है उसको रोका जा सके। स्टेप विद रिफ्यूजी। स्टेप विद रिफ्यूजी का मतलब है, देखिए ये यूनाइटेड नेशन का एक कार्यक्रम है, जिसमें यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, इसने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, अभियान स्टार्ट किया है, जिसमें स्टेप विथ रिफ्यूजी अभियान दिया गया है और उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें क्या है कि जो रिफ्यूजी परिवार होते हैं, रिफ्यूजी मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी कंट्री में, लेट्स सपोज अफगानिस्तान बात कर लेते हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, वहाँ पर गृह युद्ध यानी सिविल वॉर छिड़ जाता है, या कुछ ऐसे कारण से, या कोई और भी पॉलिटिकल कारण हो, इकोनॉमिक कारण हो, डिज़ास्टर आ गया है, कुछ भी आ गया, इस कारण से लोग अपना घर छोड़ने का मजबूर हो जाते हैं और दूसरे देश में जाते हैं शरणार्थी बन के, ठीक है। तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इन रिफ्यूजीज़ को, अब आपने इसे कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि खासकर जो आपका मिडिल ईस्ट है, ईरान है, इराक है, या सीरिया है, लेबनान है, यहाँ से लोग यूरोप जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा एक क्राइम का माहौल था, एक तरह के हिंसा का माहौल था, इस कारण से वहाँ शरणार्थी आते हैं। और लगभग ये एक दिन में लगभग कहते हैं कि बहुत चलते बहुत हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो ये अभियान स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान स्टार्ट किया गया है, उन्होंने कहा है कि सब मिलकर 12 महीने में लगभग 2 बिलियन किलोमीटर चलेंगे। तो एक जस्ट फॉर
एक टोकन ऑफ लव जिसे कहते हैं यार, एक तरह से प्यार के उसमें, कि जितना रेफ्यूजी लोग अपना घर छोड़ के एक सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए एफर्ट करते हैं, तो उसको पैरल करने के लिए, एक उसको मिरर करने के लिए पूरी टीम जो है या जो लोग हैं वो 2 महीने में 2 बिलियन किलोमीटर चलेंगे और उनको एक सपोर्ट करेंगे उस चीज़ को लेकर। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया है इसमें, सेके एक नेपाल की एक लोकल भाषा है, ठीक है, जो कि अब बस कुछ खत्म होने वाली है, मात्र 700 लोग रह गए जो उनको जानते हैं। तो नॉर्थ नेपाल के पहाड़ों में कुछ 5-6 गांव हैं जहां पर सेके नाम की एक लोकल लैंग्वेज है वो बोली जाती है। तो लोकल लैंग्वेज पे देखिए, पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था तो एक कहा था कि आपका मणिपुर, मेघालय, नागालैंड में जो कुछ भाषाएं हैं, आदिवासी भाषाएं हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, तो वो उसी से जुड़ा हुआ सवाल यहाँ पे है। सेके है वो नेपाल की भाषा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, बाकी आपका मालदीव, जो हमारा मालदीव कंट्री है वो राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में दोबारा से एंटर हो गया है। कॉमनवेल्थ क्या है, देखिए कॉमनवेल्थ इंग्लैंड द्वारा, ब्रिटेन द्वारा स्टार्ट किया गया, 1949 में स्टार्ट किया गया एक कहते हैं क्लब है। ठीक है, पहले तो उनके पर्पस ये था कि जो ब्रिटेन साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी कंट्रीज थे जो कि ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, ये जितनी भी कॉलोनीज थी उन्होंने मिलकर एक ग्रुप तैयार किया था। तो पहले तो इसके कुछ पर्पस कुछ अलग थे, लेकिन आजकल तो पर्पस बिल्कुल इकोनॉमिक पर्पस है और सब एक देश इंडिपेंडेंट हैं, रिपब्लिक हैं, अपने वो स्वतंत्रता, उनके सॉवरेन कंट्रीज़ हैं। बस ये जो कॉमनवेल्थ है वो आपस में सपोर्ट के लिए या व्यापार के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया। तो मालदीव जो कंट्री था वो 2016 में इसे छोड़ दिया था कॉमनवेल्थ, लेकिन दोबारा से जो नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद सलेह, उनके वजह से दोबारा से कॉमनवेल्थ में एंटर हो चुका है। ठीक है, चलिए ब्रेक्सिट के बारे में आपको पता ही है दोस्तों, ब्रेक्सिट के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप उसको खुद पढ़ लीजिएगा। बस ये समझ लीजिए ब्रेक्सिट में एक जो प्रावधान रखा गया था यूरोपियन यूनियन के उसमें कि कोई भी कंट्री ब्रेक्सिट छोड़ सकती है, तो वो लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, उसकी संधि के तहत किया गया था। लिस्बन संधि का अनुच्छेद 50 के तहत यूरोपियन संघ के मौजूदा सदस्यों को संघ छोड़ने की अधिकार है। अब ब्रेक्सिट क्या है आप सब जानते हो, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बस इतना समझ लीजिए कि लिस्बन संधि से इनको राइट्स मिलते हैं कि वो यूरोपियन यूनियन छोड़ सकते हैं। ब्रिटेन पहला कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन छोड़ रहा है, और पहले 28 कंट्रीज थे, अब ब्रिटेन को छोड़ने पर 27 कंट्रीज रह गए हैं। ठीक है, चलिए रायसीना डायलॉग क्या है, देखिए 2015 के आसपास एक कॉन्फ्रेंस तरह से बनाई गई। ठीक है, और जो 2 संस्थाओं ने बनाई थी, पहली संस्था थी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF, और दूसरा था भारतीय विदेश मंत्रालय, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री जो होती है। इन दोनों ने मिलकर एक रायसीना डायलॉग किया गया, जिसके अंदर के तहत ये बोला गया कि अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आते थे, उनके जो लीडर्स आते थे, और वहाँ पे जो भी कोई टॉपिक होता था उस पर डिस्कस करते थे। तो आपस में एक विचारों का आदान प्रदान, ठीक है, और एक वर्ल्ड को नई दिशा देने के लिए डिस्कशन, इसके लिए तहत ये किया गया। तो एक विदेश मंत्रालय का प्रोग्राम है रायसीना डायलॉग। ठीक है, तो अभी ये रायसीना डायलॉग 14 से 16 जनवरी के आसपास हुआ था ये दिल्ली में, और इसका जो थीम था वो था 21 नेविगेटिंग द हाफ सेंचुरी, 21 नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। तो ये इसकी थीम थी। तो थीम याद रख लीजिएगा, रायसीना डायलॉग याद रख लीजिएगा, ठीक है, विदेश मंत्रालय याद रख लीजिएगा, इन्होंने मिलकर किया था इसमें। ठीक है, और इसके ऊपर जेंडर इक्वालिटी की बात की गई थी, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर डिस्कशन किया गया था, और आतंकवाद को कैसे रोका जाए, क्या मिलकर कैसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ा जा सकता है, तो इसके ऊपर डिस्कशन किया गया था। ठीक है, चलिए 2016 में ये बना, 2016 में बहुपक्षीय सम्मेलन के रूप में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से रायसीना डायलॉग 2020 का डायलॉग का 5वां संस्करण है। इस डायलॉग का उद्देश्य प्रतिभागी देशों के प्रतिनिधियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रैटेजिक्स विषयों की चर्चा हेतु अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रैटेजीज मतलब कि आपस में हम लोग डिस्कस करके आपकी लोकेशन क्या है, हमारी लोकेशन क्या है, आपका दुश्मन कौन, हमारा दुश्मन क्या है, इस तरह के डिस्कशन करके एक बेहतर सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। सागरमाथा संबंध एक समझ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है जो नेपाल में है, और नेपाल
में कोरोना के चक्कर में सागरमाथा संबंध जो है इस बार वो रद्द कर दी गई है। सागरमाथा को नेपाली भाषा में माउंट एवरेस्ट कहा था। माउंट एवरेस्ट अंग्रेजी में हो गई, सागरमाथा आपकी हो गई नेपाली भाषा में, ठीक है। और इसकी थीम जो रखी गई है वो रखी गई है क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये सागरमाथा में संबंध था। इसमें लगभग सारे सार्क कंट्रीज़ हैं वो आए थे और डिस्कशन होता था। इस बार तो कोरोना के चक्कर में नहीं हो पाया, लेकिन होता है इसके अंदर, ठीक है। ये एक स्थायी वैश्विक मंच है, एक परमानेंट वर्ल्ड फोरम है जो वर्ष के रूप में वर्ष 2019 में संबंध की स्थापना हुई थी। 1 साल इसको हुआ है, ठीक है। और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नया ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सागरमाथा संबंध को याद रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि किस साल हुआ था, तो 2019 में ये हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है, इसलिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा और G20 मंत्रियों की बैठक। जो खाद्य सुरक्षा है, देखिए जो खाद्य सुरक्षा है उसमें भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए G20 देशों में कृषि मंत्रालय की बैठक की। क्या है, इंडिया ने कोरोना के जो महामारी स्टार्ट हुई उसके तहत फूड इनसिक्योरिटी ना हो और कैसे इस चीज़ से लड़ा सकता है, तो G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 मतलब 20 टॉप कंट्रीज़ का सम्मेलन ऑर्गेनाइज कराया और इस महामारी में खाने की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए उस पर डिस्कशन किया गया, ठीक है। सार्क 2020 सम्मेलन जो था वो इंडिया में हुआ और ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ, ठीक है, 15 मार्च को। और इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान को छोड़ के सभी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान इसमें नहीं आया था। अच्छा, दूसरी बात है इसमें बाकी जो देश हैं वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात बोली गई कि हम एक फ़ंड बनाते हैं, एक जो इमरजेंसी फ़ंड होगा और सब लोग उस पर दान करेंगे और जितने भी सार्क के कंट्रीज़ हैं अगर वहाँ पे कुछ समस्या आती है तो फ़ंड देकर कुछ वहाँ पर राहत पहुँचाई जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने इसको पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपका है सार्क 2020 सम्मेलन। चलिए आगे देखें। 33वां अफ्रीका यूनियन सम्मेलन जो कहाँ हुआ है, देखिए 33वां अफ्रीका यूनियन का मतलब क्या है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जितनी भी कंट्रीज है मिलकर एक यूनियन बनाती हैं, जैसे कि सार्क है, जैसे आसियान है, ठीक है। इस तरह से अफ्रीका यूनियन है, AU है। और इसकी जो 33वां जो मीटिंग हुई है वो इथियोपिया के अदीस अबाबा में हुई है। अदीस अबाबा में इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, अदीस अबाबा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा कहाँ पूछ रहे थे कि कहाँ पे हुई अफ्रीका की AU की मीटिंग कहाँ हुई, तो वो इथियोपिया की अदीस अबाबा हुई है। यातना के विरुद्ध UN कन्वेंशन। देखिए यातना मतलब क्या है कि पुलिस में पकड़ के उसको पीटा जाए किसी व्यक्ति को, तो यातना के विरुद्ध में एक कन्वेंशन तैयार किया जा रहा है जिसके तहत जांच की जा सकेगी कि जो 3rd डिग्री का जो टॉर्चर किया जा रहा है वो ऐसा तो नहीं है कि किसी निर्दोष पे जानबूझ के किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मालदीव जो है पहली बार तैयार हो चुका है। तो एक तरह का कन्वेंशन है जिसमें टॉर्चर के खिलाफ बात कही जाती है, टॉर्चर नहीं करना चाहिए इसमें। दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, जल्दी बताता हूँ, लास्ट रह गया। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 50 साल हो चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंडिपेंडेंट फोरम है जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा यानी स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। और इसने अपना 50वां संस्करण था, तो उसको एक जो थीम दिया गया, मुख्य विषय दिया गया वो है स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये एक नाम दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। तो इसके ऊपर ये बोला गया है और इसमें लगभग 100 से कई कंट्रीज़ के जो अध्यक्ष आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और साथ में लगभग 100 कंपनी जो बड़ी कंपनियां होती हैं उसके लोग भी आते हैं और यहाँ पर अपनी बात रखते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 50 साल पूरे हो चुके हैं, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।